Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss from Think New Math Syllabus 2 और ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7C। ठीक बेटा, 7C जो है ये हमारा जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज़ वेरिएशन। और वेरिएशन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जो है वो सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट के साथ है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है 7C में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन द इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, यानी उनके अपोजिट अगर आपके पास वो रिलेशन होगा, अगर एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज होगी तो वो इनवर्स होगा। सिमिलर अगर एक डिक्रीज हो रही है और दूसरी इंक्रीज हो तो वो उसको भी हम इनवर्स कहेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पेंसिल्स अली बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स, यानी जितनी वो पेंसिल ज़्यादा खरीदेगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब ये पहला पार्ट है वो डायरेक्ट है। नेक्स्ट है जी द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल अ टैंक, कि अगर आपके पास टैप्स हैं, अगर जो नल लगे हुए हैं, अगर जितनी नल ज़्यादा होंगे तो वो टैंक को है वो जल्दी, यानी नल अगर ज़्यादा है, नंबर ऑफ नल ज़्यादा है, नंबर ऑफ टैप्स ज़्यादा हैं, तो वो उसका जो टाइम होगा वो रिड्यूस होगा। टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है बेटा। ठीक है, ये सेकंड वाला क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शन। द नंबर ऑफ मैन लाइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लाइंग द रोड, ये भी वही बात आ रही है कि अगर नंबर ऑफ मैन को आप इंक्रीज करते जाएंगे तो जो टाइम होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो दिस वन इज आल्सो इनवर्सली। द डी पार्ट इज द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फोडर, कि अगर आपके पास कैटल ज्यादा होंगी तो आपको अमाउंट भी ज्यादा जरूरत है, कैटल ज्यादा होंगी तो अमाउंट भी ज्यादा जरूरत है। अगर कैटल कम है तो आपको अमाउंट ऑफ फोडर जो होगी वो भी कम होगी। तो इसका मतलब है ये जो पार्ट है, जैसे फोर्थ पार्ट है वो डायरेक्ट है जी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोडर। ये इनवर्स है कि अगर आपके पास कैटल्स आप इंक्रीज करते जाएंगे तो वो जल्दी खाना खा लेंगे, अगर कैटल्स को आप डिक्रीज करते जाएंगे, कम करेंगे, तो उसका जो टाइम होगा खाने का वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको सिर्फ एक सेंस दी है कि विच वन इज अ डायरेक्टली और विच वन इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लाजमी नहीं कि जो क्वेश्चन है उसमें वो यूज करे कि आपने इनवर्स की बात करनी है या डायरेक्ट की बात करनी है। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। The question 2 is given that 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for 6 men to build the same bridge. State the assumption made. अब इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे assumption का मतलब एक मफरूजा है, जितने भी लोग हैं ना उनका काम करने का तरीका एक जैसा है, यानी एक ही स्पीड से सारे काम कर रहे हैं, एक ही स्पीड से काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक assumption का है। अब बेटा हमारे पास क्योंकि लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, नॉर्मली क्योंकि हमने यहाँ पे रेशियो मेथड यूज किया हुआ है और एक्सरसाइज बेटा हमारे पास आ रही है 7C। तो देखिए यहाँ पे है कि गिवन दैट 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज, मतलब यहाँ पे मैन रेशियो मैन और इज इक्वल टू डेज रेशियो डेज की बात हो रही है। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है 8 मैन हैं तो वो 12 डेज में एक काम कर लेते हैं। फिर क्या कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन, यानी आपने डेज बताना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फॉर 6 मैन, अगर हम मैन रिड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखें उसने क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट का या इनवर्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। आपने खुद देखना है क्योंकि जब आपके पास मैन और टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है अपनी कन्वीनियंट के लिए कि ये इनवर्स है। अब इसका फायदा ये होगा कि देखें ये लिखा हुआ है 8 रेशियो एक्स, सॉरी 8 रेशियो 6, रेशियो को तो डिवाइड, तो 8 ओवर 6 लिखेंगे इज इक्वल टू, अगर इनवर्सली है तो इसको हम अब यानी कर लेंगे अपोजिट कर देंगे, ये 12 रेशियो एक्स लिखने की बजाय हम लिख लेंगे एक्स डिवाइडेड बाई 12 लिख लेंगे, यानी किसी एक को आपने चेंज करना है, किसी एक को, दोनों को नहीं करना। हाँ जी, अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है जी, 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू एक्स। 6 1 और 6
2 जार, तो x इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैन रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप गलती से इसको डायरेक्टली ही यूज कर लेगा तो ज़ाहिर है वो देखेगा कि भी मैन हम रिड्यूस कर रहे हैं फिर भी टाइम हमारा जो है वो कम होता जा रहा है, तो वो गलत होगा। ठीक है, उसको अपने कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेना है। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। देखें यहाँ पे आपके पास स्टार्ट आपने यहाँ से करना है कि गिवन दैट, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है कि x वेरीज एज भी लिखते हैं, इनवर्सली का मतलब होगा 1/y। जब डायरेक्टली होगा तो हम लिखेंगे x वेरीज एज y, जब इनवर्सली की बात करेगा तो आपने इसको 1/y करना है। और ये कॉमन मिस्टेक है, जरा प्लीज जरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इसको रीड सही नहीं करते, वो डायरेक्ट लिख देते हैं x वेरीज एज y, पूरा सवाल कर देते हैं लेकिन स्टार्ट में ही गलती की होती है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उनका गलत होता है। हाँ जी, अब बेटा क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू k/y। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि when x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू बेटा 40 दी हुई है, when y इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y इज इक्वल टू 25। और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो अगर हम यूं करें कि जो पहला पार्ट है इसको हम बाद में अटेम्प्ट करते हैं, पहले हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगर हम अटेम्प्ट कर लें कि देखें सेकंड पार्ट में उसने यहाँ पे दिया हुआ है जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास है x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 5, क्योंकि जो भी वैल्यू निकालेंगे अननोन की तो k की हमेशा जब x की वैल्यू भी होगी और y की वैल्यू भी होगी। तो देखें हमारे पास बेटा x की जगह पे हम पुट रहे हैं 40 पुट कर रहे हैं, k का हमें पता नहीं है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 200 इज इक्वल टू k। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 200 अपॉन y। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, ये सेकंड पार्ट में है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में उसने जो पूछा हुआ है आपसे, वो क्या पूछा हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जरा। देखें फर्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, व्हेन y इज इक्वल टू 25। अब k की जगह पे हमारी जो वैल्यू है, k हमारे पास आ गई है 200, वो हम 200 पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब बेटा x इज इक्वल टू 200 अपॉन 25, तो 25 8 जार क्या होता है बेटा 200 होता है। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल यूं भी कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर दें, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 और 0 हो जाएगा, 5 1 जार और 5 8 जार। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में है कि देखिए इक्वेशन हमारे पास वहीं आ गई कि x इज इक्वल टू 200/y, ये आपकी इक्वेशन बन गई। और पूछा उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है जी, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 400। ठीक है बेटा, तो हम x 400 है जी और ये 200 अपॉन y हो गया। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बात को लिख तो सही लेते हैं लेकिन इधर भी वो मिस्टेक कर जाते हैं। प्लीज इसको एक जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट विल बी 400 y इज इक्वल टू 200। लेकिन हमने क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो 400 को आप इधर भी डिवाइड कर दें और 400 को हम यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये y इज इक्वल टू, दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, 2 1 और ये 2 हो जाएगा, दैट विल बी 1/2। इधर भी फिर मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे छोटे छोटे कि 1/2 लिखा हुआ है वो 2 लिख देते हैं। तो मिस्टेक्स नहीं करनी बेटा, क्वेश्चन सारे आसान हैं क्योंकि जब आपने 7A और 7B पढ़ ली है बिल्कुल उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वहाँ पे आपने डायरेक्ट की बात की थी और यहाँ पे हम क्या बात करें इनवर्सली की। तो इनवर्सली में स्टार्ट आपका यहाँ से होगा। ठीक है जी। अच्छा देखें इसमें क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि इफ Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अच्छा कहीं पे वो थोड़ा सा यूँ समझ लें कि कंफ्यूज करने के लिए भी ये भी कर सकता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यूँ भी लिख सकता है वो। Q इज, या ये स्टेटमेंट ऐसे यानी कि स्टेट कर सकता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, उसका मतलब यही होगा, उसका मतलब भी यही होगा। तो अब आपने क्या करना है बेटा,
इसमें उसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 0.25 एंड द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 2, देन फर्स्ट पार्ट है कि यू हैव टू एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, मतलब इक्वेशन बनाना होता है या फार्मूला बनाना है तो Q इज इक्वल टू K अपॉन P लिखेंगे बेटा। Q की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.25, K का हमें पता नहीं है और P की वैल्यू है 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके आ जाएगी मल्टीप्लाई। अब देखिए बेटा ये फिर लिखा हुआ है 25 को वैसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, इसका मतलब है ये आपके पास बना हुआ है 0.5K बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0.5K। अगर पेपर 1 है तो बगैर कैलकुलेटर के है, लेकिन आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 है तो कैलकुलेटर के साथ करें ताकि स्टेप्स में कोई गड़बड़ ना हो आपकी, ठीक है ना जी। बाद बच्चे अपना खाली दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो वो वहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ जी, Q इज इक्वल टू 0.5 अपॉन ये P, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जी, इक्वेशन आ गई है, जो भी हम इसे कह सकते हैं Q इन टर्म्स ऑफ P आ गया। तो पहला आपका आंसर तो ये आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो सेकंड पार्ट है, पहले जो इक्वेशन हमने बनाई है Q इज इक्वल टू 0.5 अपॉन P, वो आप लिख लेंगे। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ क्या रहा है बेटा, एन इक्वेशन सॉरी बल्कि ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 5। Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा व्हेन P इज इक्वल टू 5। तो देखें Q इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 5 जब करेंगे 5 1 और 5 1 तो Q की वैल्यू क्या बन गई बेटा 0.1, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आप देखिएगा थर्ड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट में फिर वही बात, जब स्टार्ट करने से पहले आप उसकी जो इक्वेशन है वो लिख दें कि Q इज इक्वल टू 0.5 P। अब थर्ड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 0.2। अब बेटा क्या करेंगे, देखें Q की वैल्यू हमारे पास होगी 0.2 और ये बन जाएगा 0.5 अपॉन P। अब हमने क्या करना है, फिर वही वजह से लास्ट हमने क्वेश्चन किया था P डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.2P इज इक्वल टू 0.5, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P यहाँ पे लिखेंगे तो 0.2 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि जो P की वैल्यू आ रही है वो 5/2 आ रही है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2.5, ठीक है बेटा। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके जी, गुड। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद काफ़ी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है जी। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ शेयर भी करना है इस लेक्चर्स को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।